नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता को आया हार्ट अटैक और माँ ने मांगी अपने बेटों से मदद। तो बेटे और बहुएं अपनी पार्टी करने में लगे रहे। माँ को मारा धक्का तो माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि अकल ठिकाने लगा दी। राजवती जी अपने पति किशोर जी को लेकर लगभग भागती दौड़ती हुई सी अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। अस्पताल में घुसते ही वह डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगीं कि तभी वहां पर खड़े वार्ड बॉय ने उनकी मदद की और किशोर जी को लेकर वे लोग अस्पताल में अंदर गए। किशोर जी को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। जैसे ही वार्ड बॉय किशोर जी को लेकर अंदर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, तुरंत ही डॉक्टर भी वहां पर आ गए और अस्पताल में किशोर जी की सारी जांच की गई और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवाई गोली देकर थोड़े समय तक इंतज़ार किया ताकि किशोर जी की स्थिति इस लायक हो सके कि वह उनका ऑपरेशन कर सकें। उन्होंने किशोर जी की पत्नी राजवती जी को कहा कि आप 1 घंटे में काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, क्योंकि आपके पति की हालत बहुत क्रिटिकल है। हमें फ़ौरन ही उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इन्हें कुछ भी हो सकता है। रोती हुई राजवती जी 1 लाख रुपए की बात सुनकर थोड़ी परेशान सी हो गईं। फिर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज कीजिए, पैसे मैं अभी जमा करवा दूंगी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए बस। तो डॉक्टर बोला, हाँ, अभी हमने आपके हस्बैंड को दवाइयाँ दी हैं, जब तक उन दवाइयों का फ़ायदा पड़ रहा है तब तक आपके पास समय है। जल्द से जल्द कुछ कीजिए और यहाँ पैसे जमा करवाइए। देखिए माँ जी, मैं यहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशन नहीं कर सकता, आपको पहले पैसे जमा करने होंगे, उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया होगी। अब राजवती जी थोड़ी परेशान सी हो गईं, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वह भला 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करतीं? उन्होंने अब अपने बेटों को फ़ोन किया, लेकिन दोनों में से एक बेटे ने भी फ़ोन नहीं उठाया और वह बेचारी कई बार लगातार अपने बेटों को फ़ोन मिलाती रहीं। लेकिन जब कई बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं मिला, तो वह ऑटो लेकर अपने घर जा पहुँचीं। अपने घर जाकर उन्होंने देखा कि उनके पास थोड़े बहुत रुपए ही पड़े हुए थे। उन्होंने अपने बक्से में रखे हुए अपने सोने के कंगन निकाले और उन्हें गिरवी रख कर अब वे अपने 50,000 रुपये का इंतज़ाम ही कर पाई थीं। उन पैसों को लेकर वे फटाफट से अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को वो पैसे थमाते हुए बोलीं, डॉक्टर साहब, अभी इतने ही पैसों का इंतज़ाम हो पाया है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे पति का ऑपरेशन करने लगिए, मैं पैसों का इंतज़ाम कर रही हूँ, जल्दी ही आपके सारे पैसे जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने पूरे पैसे जमा करने से पहले इलाज करने के लिए मना किया। लेकिन राजवती जी डॉक्टर के पैर पड़कर उसके हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगीं, अपने पति के लिए उनकी जान की भीख मांगने लगीं। डॉक्टर को उन पर थोड़ा तरस आया, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके पति का इलाज करवाने लग जाता हूँ, लेकिन आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करवा दीजिए माँ जी। तब डॉक्टर ने किशोर जी का ऑपरेशन शुरू कर दिया और अब राजवती जी अपने बेटों के पास पहुँची। जब वह अपने बेटों के घर पहुँची तो देखा कि एक के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है और उससे कुछ ही दूरी पर उनके दूसरे बेटे का घर था। जब वह अपने दूसरे बेटे के यहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचकर देखा कि अंदर तो पार्टी चल रही थी, खूब शोर शराबा धूम धड़ाका मच रहा था। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। खूब तेज आवाज़ में वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, साथ ही चमचमाती लाइट जगह जगह लगी हुई थी। घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था, पर आज तो ऐसा कोई ख़ास दिन नहीं था। फिर बच्चों ने यह सब किस लिए किया होगा? यही सब सोचती सोचती
वह अपने बेटे को ढूंढने लगीं कि तभी उनकी नज़र उनकी बहुओं पर पड़ गई, जो कि सोफे पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थीं। अब कुछ समय तक तो वह यूं ही देखती रहीं कि सचमुच वह उनकी बहू ही हैं या कोई और, क्योंकि उनकी बहुओं ने उन्हें देख लिया था। लेकिन फिर भी उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद राजवती जी आगे बढ़ीं और सोफे पर बैठी अपनी बहू से बोलीं, बहू, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। बेटा, मुझे निखिल और सुशील कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब राजवती जी को देखकर उनकी दोनों बहुएं मनीषा और शीला का मुंह बन गया और बोलीं, वह सब तो ठीक है, पर ऐसी भी कौन सी आफत आ रही थी कि आप इस दशा में यहाँ चली आईं? अरे, अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेती। आपकी तो कोई इज्जत नहीं है, पर हमारी तो इज्जत है ना। तो क्यों इस दशा में यहाँ चली आईं? सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कराने के लिए? कि तभी वहाँ पर बैठी हुई उन दोनों की सहेलियाँ बोलीं, अरे, कौन है यह बुढ़िया और अंदर कैसे घुस चली? तुम लोग जानते हो क्या इसे? तब दोनों मुस्कुराती हुई बोलीं, अरे नहीं नहीं, हम तो नहीं जानते, बस ऐसे ही डोनेशन मांगने आई हैं, अभी बाहर छोड़कर आती हूँ। इतना कहकर अपनी सास को लेकर बाहर की ओर आने लगी तो राजवती जी अपनी बहू से बोलीं कि तुम दोनों को मुझे बाहर छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। एक बार तुम दोनों मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो। तो उनकी बहू उनका हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाती हुई बोली, हाँ हाँ, मिल लेना बेटों से, कौन सी आफत आ रही है, फिर किसी दिन आ जाना। आज यहाँ तुम्हारे बेटों का बड़ा खास दिन है, तो आज का दिन खराब मत करो। जब वह अपनी सास का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती जा रही थी तो गुस्से में राजवती जी ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, तुझे समझ में नहीं आता क्या कि मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कहा कि निखिल और सुशील को बुला, मुझे उन दोनों से बात करनी है। गुस्से में राजवती जी इतना तेज बोली कि सब लोग उनकी आवाज़ सुनकर शांत हो गए। यहाँ तक कि म्यूज़िक भी बंद कर दिया गया और सब लोग अब राजवती जी और उनकी बहुओं की तरफ देखने लगे थे। तब राजवती जी अपनी बहुओं का हाथ पकड़कर एक तरफ खड़ा करती हुई बोली, बेटा, निखिल और सुशील दोनों को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी निखिल और सुशील भी उस भीड़ में से आगे बढ़कर आए और बोले, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों चिल्ला रही हैं? और आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? आपको तो अपने घर होना चाहिए था, फिर आप यहाँ? कुछ समझ नहीं आया। बताइए, कोई काम था क्या? अब आप आई हैं तो कोई काम ही होगा। वैसे मेरे पास पैसे वैसे तो हैं नहीं, फिर भी बता दीजिए कि क्या काम है। तब निखिल और सुशील की पत्नियों ने उन दोनों से कहा कि जाकर साइड में बात कर लो, क्यों खामखा तमाशा लगा रहे हो। तब वे दोनों वहीं पर चिल्लाकर बोले, तमाशा तो इन्होंने लगा रखा है, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे, यहाँ आकर खामखा ड्रामा कर दिया। तो बताइए कि क्यों आई हैं यहाँ, क्योंकि हमने तो आपको नहीं बुलाया। और फिर जब बिना बुलाए आ ही गई हैं तो बताइए। जब बेटे सबके सामने इस तरह बात करने लगे तो राजवती जी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वह अपने बेटों से बोली, बेटा, यह तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ की नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, थोड़ी तमीज़ से बात करो। तब राजवती जी ने बताया कि बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ़ौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। यह सब सुनकर बेटे और बहू पर कोई असर नहीं पड़ा। वे बोले, अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर पापा बीमार हैं तो उनका इलाज डॉक्टर करेगा, और मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब राजवती जी ने अपने बेटों से बोला, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे, और तुम तो जानते हो बेटा कि हमारे जीवन की जो भी कमाई थी
वह सब कुछ हम तुम्हें दे चुके हैं और अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। इसीलिए अब तुम ही कुछ करो, अपने पापा की जान बचा लो बेटा। तब उनके बेटे बोले, अच्छा, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है माँ, जो बस आपने कह दिया और हम ले आए। अगर 10-5 हज़ार की ज़रूरत होती तो देखा भी जाता। आपको तो 1 लाख रुपए मांगने के लिए आप यहाँ ऐसे चली आईं जैसे कोई 1000-2000 की बात हो। आपको यहाँ आकर हमसे पैसे मांगने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था ना। आखिर हम कैसे आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कमाल करती हैं आप भी। बेटों की बात सुनकर राजवती जी दंग रह गईं और बोलीं, बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं है। हमने अपनी जीवन भर की कमाई तुम पर न्यौछावर कर दी, तो अब मुसीबत के समय में तुम ही तो हमारी मदद करोगे ना। पर बेटों ने तो साफ कह दिया, अरे नहीं माँ, आपने जो भी किया वह आपका फ़र्ज़ था। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। आपने कौन सा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर दिया? और फिर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, कुछ क्लास पढ़ाने का एहसान किस बात का दिखाते हैं आप लोग? भला ऐसी कौन सी वीआईपी ज़िंदगी दी है आपने हमें? ना ढंग के किसी बड़े स्कूल में पढ़ाया, ना ही कभी हमारी ख्वाहिशें पूरी की। फिर भी देखो, एहसान ऐसा जता रही हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अब प्लीज़ माँ, जाओ यहाँ से, यहाँ पार्टी चल रही है और तमाशा मत करो। आपको जो भी कहना था आपने कह दिया ना, अब चलो निकलो यहाँ से। इतना कहते कहते बेटों ने अपनी माँ को बाहर धक्का दे दिया और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर से म्यूज़िक बजाने लगे। वह बाहर से दरवाज़ा पीट रही थीं, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब राजवती जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अपने पति की जान बचाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। बहुत देर तक वह अपने बेटे का दरवाज़ा खटखटाती रहीं, पर जब किसी ने न सुना तो थक हार कर बेचारी पुलिस स्टेशन में जा पहुंची। अपने बच्चों की ऐसी हरकतें देखकर और ऐसी बातें सुनकर बेचारी रोए जा रही थीं। ऊपर से उनके पति अस्पताल में भर्ती थे, जिनके इलाज के पैसे भी अभी उनके पास नहीं थे। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस वालों ने उन्हें रोता हुआ देखा तो वह उनसे पूछने लगे कि माँ जी, क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं और रो क्यों रही हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है? उन्होंने राजवती जी को बैठने के लिए चेयर दी और राजवती जी आराम से चेयर पर बैठ गईं। पुलिस वालों ने उन्हें पानी पिलाया और एक लेडी कांस्टेबल ने उन्हें थोड़ा शांत करवाया। पानी पिलाया और जब वे थोड़ी सी शांत हो गईं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्यों माता जी, आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रो क्यों रही हैं? साफ साफ बताइए कि बात क्या है, क्या परेशानी है? तब राजवती जी ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। राजवती जी के 2 बेटे थे, सुशील और निखिल। राजवती जी और उनके पति जब शहर में आए थे तो वे एक सरकारी छोटे से फ्लैट में रहने लगे थे, जिसमें 2 ही कमरे थे, छोटा सा बाथरूम। बस उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। जब बच्चे बड़े हुए तो वे अपना बड़ा फ्लैट लेने के लिए कहने लगे, लेकिन किशोर जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर से बहुत पैसा उधार लिया है, इसीलिए पहले हम बाहर का कर्ज निपटा दें, उसके बाद घर खरीदने का सोचेंगे। दरअसल उनके दोनों ही बेटों को इंजीनियरिंग करनी थी और किशोर जी एक साधारण से मजदूर आदमी थे। उनके पास भला इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने कुछ लोन निकाला, कुछ अपने गांव की ज़मीन बेची और अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जानकारों से उधार लेना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में उन पर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। इधर बेटों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वे अपने बारे में सोचने लगे। नौकरी के बाद
जब उनकी पहली तनख्वाह आने लगी तो पहली तनख्वाह में से कुछ पैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा को दे दिए। उसके बाद में वे अपने पैसे जोड़ने लगे और साल भर में ही दोनों बेटों के रंग बदलने लगे। अभी 1.5 साल पहले ही तो उन्होंने अपने बेटों की शादियां कराई थीं और 6 महीने पहले ही उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं माँ बाप से अलग हो गए। वे लोग तो शादी के 6 महीने के बाद ही अलग होना चाहते थे, लेकिन वह तो राजवती जी जैसे तैसे करके अभी तक परिवार को बांधे हुए थीं। लेकिन अब जब बच्चे निर्णय ले ही चुके थे कि उन्हें अलग होना ही है, तो वे लोग भला क्या करते। आए दिन बहुएं किसी न किसी बात पर झगड़ा करने लग जाया करती। अब ऐसे में जब कॉलोनी के अन्य लोग भी परेशान होते तो वे लोग किशोर जी और उनकी पत्नी को ही सुनाया करते कि जब बेटे और बहू का यह तमाशा रोज़ रोज़ का होने लगा तो आखिरकार 6 महीने पहले उन दोनों ने अपने बहू और बेटों को कह दिया कि वे जो चाहे वह कर सकते हैं। अब बेटे और बहू तो कब से अपने माँ बाप से अलग होना चाहते थे। इसके लिए इन दोनों ने लड़ने का बहाना किया और झगड़ा करके नखरे में दोनों घर छोड़कर चले गए। अब घर पर माँ बाप बिल्कुल अकेले रह गए थे। जब घर छोड़कर वे लोग गए थे, उसके बाद वे अपने माँ बाप को देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए वापस अपने घर कभी नहीं आए। बस एक बार गृह प्रवेश के समय अपने माँ बाप को दोनों ने ही न्योता भेजा था, बस। और यह सब देखकर तो साफ साफ समझ में आ ही रहा था कि उनके बेटों ने अपने भविष्य के बारे में पहले से ही सोच रखा था और इसीलिए उन दोनों ने अपने माँ बाप का कर्जा ना पटाकर अपने पैसे जोड़े और उनसे ही आज यह घर खरीदे थे। लेकिन यह सब देखकर उन्हें अपने बच्चों की असलियत का तो पता चल ही चुका था कि यह लड़ाई झगड़े में बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि यह तो हम लोगों से वैसे ही दूर होना चाहते थे और इस चीज़ की प्लानिंग इन्होंने बहुत पहले से कर ली थी। अब जब बेटे और बहू का असली रंग सामने आ गया तो किशोर जी ने गांव की बची कुची जो भी ज़मीन थी उसे बेच दिया और अपना कर्ज पटा दिया। लेकिन बेटे और बहू की हरकतों से उन्हें बहुत दुख पहुंचा और वे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। किशोर जी ने जाने किस बात की टेंशन ले ली थी जो अचानक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। बेटे तो थे ही मतलबी, बहुएं भी ऐसी ही आ गईं। तो ऐसे में भला माँ बाप का ख्याल भी वे लोग क्यों रखने लगे। जब बेटे ही सगे ना हुए तो बहुओं से क्या ही उम्मीद थी। बस अभी 2 दिन पहले ही किशोर जी के दिल के पास हल्की फुल्की सी टीस उठ रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जल्दी जल्दी में राजवती जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद वे बेटों के पास पैसे मांगने पहुंची। तो उन्होंने जो बर्ताव उनके साथ किया वह सब उन्होंने पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों को भी यह सब सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वे भी बोले कि माँ जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आपने ही वक्त रहते हुए अपने आप को क्यों नहीं संभाला। आपने जब आपके पास वक्त था तब अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। अब उन्होंने अपने जो घर खरीदे हैं वे घर भी उन्हीं के नाम होंगे, इसीलिए उन पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। और फिर अब आप ही बताइए हमें कि भला हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब राजवती जी बोलीं, बेटा, जब मेरी बहुएं आई थीं, शादी ब्याह करके मेरे घर में नई नई आई थीं, तो उस वक्त मेरे पास मेरे पुरखों के दिए हुए जेवरात थे। बस वही जेवरात मैंने अपनी बहुओं को दे दिए थे। मैंने उनसे कहा था कि यह संभाल कर अपने पास रखना। उन्हें यह समझाया कि वे उन्हें संभाल कर रख लें,
क्योंकि यह हमारे पुरखों की निशानी है और बाकी के बचे हुए जेवरात मैंने अपने पास रखे थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों से वह मिल नहीं रहे हैं और मुझे शक है कि यह सब मेरी बहुओं के पास ही हैं। तो अब तुम किसी भी तरीके से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। तब पुलिस वालों ने उनकी समस्या को देखते हुए और इंसानियत दिखाते हुए उनकी मदद करने का निश्चय किया। पुलिस वाले राजवती जी को अपने साथ लेकर उनके बेटों के घर जा पहुँचे। उन्होंने पहले से ही राजवती जी को सब कुछ समझा दिया था कि उन्हें वहां पहुंचकर क्या कहना है। अब जब वे लोग वहां पहुंचे तो अभी भी वहां पर पार्टी हो रही थी, लेकिन पुलिस वालों को सामने देखकर सब लोग घबरा गए और शांत हो गए कि यहाँ अचानक से यहाँ पुलिस कैसे आ गई, पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तब पुलिस वालों ने उनके बेटों का नाम लेकर पुकारा और कहा कि निखिल और सुशील तुम दोनों आगे आ जाओ, और हाँ, अपनी अपनी पत्नियों सहित। तब वे चारों आगे आ गए और पूछने लगे कि बताइए सर, क्या हुआ है और आप यहाँ। तब पुलिस वालों ने कहा कि माताजी ने तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाई है। तब उनके बेटे हंसने लगे और बोले, कमाल करते हैं सर आप, हम इनसे भला क्या ही चुरा सकते हैं, इनके पास तो अपने खाने को भी ढंग के लिए कुछ है नहीं, इनके पास अपने खाने पीने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में पुलिस वालों ने कहा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम लोगों ने इनके पुश्तैनी गहने चुराए हैं, इसके लिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। अब बहुएं थोड़ी घबरा गईं। तब बेटों और बहुओं ने पुलिस वालों को मना किया। वे लोग पुलिस वालों से मना करने लगे कि तलाशी नहीं लेने देंगे, और तब पुलिस वालों ने जबरन उनके घर की तलाशी ले ली, जिसमें राजवती जी की बहुओं के सारे जेवरात उठाकर वे लोग अब बाहर ले आए। और बाहर आकर उन्होंने पूरे के पूरे जेवरात राजवती जी को दिखाए और पूछा कि माता जी, क्या यही आपके जेवर हैं? देखिए, अच्छे से देखिए और पहचान करके हमें बताइए कि यही जेवरात आपके हैं या नहीं। तब राजवती जी ने उन जेवरों को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ बेटा, यही मेरे जेवर हैं, यही मेरे पुरखों की निशानी है। तुम्हें यकीन ना होता हो तो तुम मेरे बेटों की शादी की वीडियो देख सकते हो, उनमें यह गहने मैंने ही पहने हुए हैं। जब से मेरी सास ने मुझे यह गहने दिए, तब से यह गहने मेरे पास ही हैं। मेरी बहुओं ने बिना मेरी मर्जी के इन्हें चुरा लिया। अब बहू इतने में ही हड़बड़ा गईं और बोली, क्यों झूठ बोल रही हैं माँ जी, यह गहने तो हमें आपने ही दिए थे। तब राजवती जी झूठ मूठ का नाटक करती हुई बोली कि नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई गहने नहीं दिए। अरे बहू, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? और हाँ, अगर मान लो मैंने दिए भी हैं तो भी अब मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। अब इन गहनों पर तुम में से किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। यह गहने मुझे मेरे पुरखों ने दिए हैं और इन पर अब केवल मेरा ही अधिकार है। पुलिस वालों ने भी राजवती जी का ही साथ दिया और अब वह अपने उन्हीं गहनों को लेकर वहाँ से चली गईं, क्योंकि बेटे तो उनके धोखेबाज निकल गए। ऐसे में अब जब राजवती जी के पास कोई चारा ना बचा, उनके पास अब कोई रास्ता ना बचा, तो अपने पति की जान बचाने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि यदि किसी की जान बचाने के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वह 100 सच से भी बड़ा होता है। तो बस यही सोचकर राजवती जी ने बेझिझक झूठ बोल दिया, क्योंकि इस झूठ से उनके पति की जान बचने वाली थी। अब राजवती जी ने कुछ जेवर बेचकर बाकी के पैसे इकट्ठे किए और अस्पताल में ले जाकर उन पैसों को डॉक्टर को दे दिया और अपने पति का इलाज करवाया।
किशोर जी अब पूरी तरह से ठीक हो गए और दोनों पति पत्नी अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करने लगे। और जब वृद्धावस्था आई, एक ऐसी अवस्था जब उनसे अपने काम खुद भी कर पाना असंभव हो रहा था, तब उन्होंने वृद्ध आश्रम की ओर अपना रुख किया। अपना वह घर बेचकर उन्होंने इसी संस्था को वह पैसे दान कर दिए जिस संस्था में अब वह लोग जा रहे थे। अपना घर बेचकर और सारे जेवर बेचकर उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को वे पैसे दे दिए और अब वे उस छोटे से वृद्ध आश्रम में जाकर रहने लगे थे और मृत्यु के समय तक उसी वृद्धाश्रम में रहे। राजवती जी ने अपनी सूझबूझ से अपने पति की जान बचा ली। एक न एक दिन हर व्यक्ति की मौत निश्चित है और यह एक अटल सत्य है, लेकिन समय से पहले ही अपने माँ बाप को मारने की इच्छा रखने वाली औलाद भला किस काम की। जब तक इंसान के शरीर में उसकी सांस रहती है, तब तक एक आस रहती है कि शायद यह इंसान बच जाएगा। ऐसे में पहले ही अपने हाथ खड़े कर देने वाली औलाद, ऐसी औलाद जिसे अपने ऐश और आराम के लिए और अपनी अय्याशियों के लिए तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप की जान बचाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसी औलाद भला किस काम की। राजवती जी अपने बेटों से, अपनी औलाद से उनका वह पैसा तो वापस नहीं ले सकती थीं जो उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन पर व्यर्थ कर दिया था, लेकिन उन्होंने उन गहनों को वापस लेकर अपने बेटे और बहू को एक सबक सिखाया और उन्हें एक झटका भी दिया, जिससे उन्हें कुछ तो अफसोस हुआ ही होगा। साथ ही अपने पति की जान भी बचाई, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जब बात अपनों की जान बचाने की हो तो इंसान सही गलत और सच झूठ नहीं देखता। बस ऐसा ही कुछ राजवती जी ने भी किया। उन्होंने अपना पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया। अपने पति की जान बचाने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया और अपने पति को वक्त से पहले ईश्वर के पास जाने से रोक लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप में से या आपके आसपास किसी के भी साथ ऐसा हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, आप उस पर हमें अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया को पता चले तो आप हमें अपनी कहानी या अपने ऊपर जो भी जुल्म हुआ है उसके बारे में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।